नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में सीबीएसई द्वारा निर्धारित एक नए विषय संदेश लेखन पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसे सीबीएसई ने इसी वर्ष 9वीं कक्षा हिंदी कोर्स बी और 10वीं कक्षा हिंदी कोर्स ए में सम्मिलित किया है। हाँ, एक बात और, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा इसकी सूचना शीघ्र ही आपको मिल जाएगी और आप इसका लाभ उठाकर परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम संदेश लेखन का अर्थ और परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। संदेश लेखन का अर्थ है कोई विशिष्ट जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश देना। संदेश किसी व्यक्ति या संस्था विशेष के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को भेजा जाने वाला जानकारी का वह अंश होता है जब हम उससे मिलने या उससे साक्षात बात कर पाने में असमर्थ हों। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति से मिल नहीं पाते तभी हम उसके पास संदेश भेजते हैं। जहाँ तक इसकी परिभाषा का प्रश्न है तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी: किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी अथवा विचारों को संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन की क्या परंपरा रही है और कौन कौन से आधुनिक माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम संदेश भेजते हैं। संदेश लेखन की एक दीर्घ परंपरा रही है। पहले पक्षियों या दूत के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे। बाद में यही संदेश पोस्ट कार्ड, पत्र और टेलीफोन के माध्यम से भेजे जाने लगे। लेकिन आज के इस तकनीकी युग में व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल, ट्विटर और मैसेंजर जैसे आधुनिक तकनीकी माध्यमों से संदेश भेजे जाने लगे हैं। इसलिए इस विषय का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। संदेश लेखन से मिलता जुलता एक और विषय है सूचना लेखन। इन दोनों के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। सूचना की लेखन शैली कार्यालयी और औपचारिक होती है, जबकि संदेश की लेखन शैली भावात्मक एवं सरल होती है। अर्थात वो मनुष्य के भावों से जुड़ी होती है और व्यक्तिगत होती है। दूसरा, सूचना सार्वजनिक होती है और संदेश व्यक्तिगत होता है, यानी संदेश किसी एक व्यक्ति विशेष के पास भेजा जाता है। सूचना प्रायः औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पत्र औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, वैसे ही संदेश भी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। सूचना में विषय और स्थान का संकेत देना आवश्यक होता है, जबकि संदेश में यह आवश्यक नहीं होता। सूचना में स्लोगन, चित्र और रंगों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि संदेश की सौंदर्य वृद्धि हेतु इसकी आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं संदेश लेखन के प्रकार की। संदेश लेखन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 औपचारिक और नंबर 2 अनौपचारिक। औपचारिक संदेश लेखन के अंतर्गत अधिकारियों को संदेश लिखे जाते हैं, जबकि अनौपचारिक के अंतर्गत मित्र, परिचित एवं सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। लेकिन सीबीएसई ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहला शुभकामना संदेश, दूसरा पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश और तीसरा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। पहला शुभकामना संदेश के अंतर्गत जन्मदिवस, कक्षा में उत्तीर्ण होने पर, किसी प्रतियोगिता में प्रथम आने पर, पदोन्नति होने पर, नया घर लेने, विदेश भ्रमण करने, भाई या बहन में से किसी की भी विवाह के अवसर पर, वर्षगांठ आदि के अवसर पर दिए जाने वाले संदेश शुभकामना संदेश कहलाते हैं। दूसरा, पर्व तथा त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। इसमें स्वतंत्रता दिवस, भैया दूज, होली, दीपावली, नव वर्ष तथा अन्य त्योहार, और अगर हम इस शब्दों में कहें कि सभी राष्ट्रीय और सामाजिक पर्वों के अवसर पर दिए जाने वाले संदेश इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश के अंतर्गत पुण्यतिथि, शोक संदेश, भागवत कथा का आयोजन,
पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, योग दिवस तथा अन्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सीबीएसई ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। वैसे तो देखा जाए इसके और भी भाग हो सकते हैं, लेकिन बच्चों की सुविधा की दृष्टि से सीबीएसई ने इसे और ज़्यादा सरल बना दिया है और उम्मीद की जा रही है कि प्रश्न इन्हीं 3 भागों में से आना चाहिए। इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संदेश लिखने के लिए सबसे पहले पृष्ठ पर सीमा रेखा अर्थात बॉर्डर बना लेना चाहिए, यानी पृष्ठ के चारों तरफ एक बॉर्डर बना दिया जाए। ऊपर की ओर पृष्ठ के मध्य में संदेश शब्द लिखा जाए। संदेश का विषय लिखने की अपेक्षा यहाँ पर संदेश शब्द ही लिखा जाए। बाईं तरफ दिनांक लिखें और उसी के नीचे समय, और ठीक इसी तरह से उसके नीचे अभिवादन लिखा जाता है। कुछ व्यक्ति समय को दाईं तरफ भी लिख देते हैं, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, इसलिए आप बाईं तरफ ही दिनांक और समय और ठीक उसके नीचे अभिवादन जैसे प्रिय मित्र आदि लिखा जा सकता है। संदेश एक ही अनुच्छेद में लिखा जाना चाहिए, इसके लिए अलग अलग पैराग्राफ न बनाएं। इसकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होनी चाहिए, क्योंकि संदेश कभी बड़ा नहीं होता। संदेश संक्षिप्त और सारगर्भित होना आवश्यक है। संदेश के अंत में भेजने वाले का नाम या क ख ग, अगर नाम नहीं दिया गया तो ध्यान रखें वहाँ पर क ख ग ही लिखा जाए, और यदि आवश्यक हो तो पद का उल्लेख भी करें। इसमें विषय अनुसार चित्र, शायरी, श्लोक व रंगों का समावेश भी किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि बहुत सारे आप चित्र बना दें या बहुत सारे रंग कर दें। जैसा उचित हो, सुंदर लगे, वैसे ही हल्के रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। भाषा सरल व बोधगम्य होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना। इसमें रचनात्मकता, जैसे दोहा लिखा जाए या नारा लिख दिया जाए, और सृजनात्मकता, चित्र और रंग आदि का समावेश इसके अंतर्गत कर दिया जाए तो संदेश बहुत सुंदर बन जाता है और परीक्षा में पूरे अंक मिलने की संभावना हो जाती है। संदेश लिखते समय किन आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, इसको जानने के उपरांत अब हम इसके प्रारूप और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उदाहरण है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। सबसे पहले विद्यार्थियों को चाहिए कि पृष्ठ के चारों तरफ एक सीमा रेखा खींच दें, बॉर्डर बना दें। उसके बाद पृष्ठ के मध्य में संदेश शब्द लिखा जाए। इसके बाद बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड की तरफ दिनांक और उसी के ठीक नीचे समय, और समय के बारे में मैं बता दूं, कुछ विद्वान इसको दाएं तरफ भी लिखते हैं यानी राइट हैंड की तरफ भी लिखते हैं, लेकिन सीबीएसई ने ऐसा कोई प्रारूप नहीं दिया जिसके अनुसार हम चलेंगे। यहाँ विद्यार्थियों को केवल विचलित करने वाली बात होगी कि हम एक तरफ समय लिखेंगे, एक तरफ दिनांक लिखेंगे, तो इससे अच्छा है कि एक ही तरफ सब कुछ लिखा जाए। समय लिखने के बाद नीचे संबोधन देना है। प्रिय भारतवासियों, आज़ादी के इस पावन पर्व पर देश की मिट्टी को अपने रक्त से सींचने वाले शहीदों को नमन करते हुए समस्त भारतीयों के कल्याण की मनोकामना के साथ आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ हम सब मिलकर इस शुभ अवसर पर प्रण करें कि हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। और नीचे आपका नाम अगर परीक्षा में दिया गया है तो ही लिखें, अन्यथा क ख ग ही लिखा जाए। और जिसने संदेश हमारे तक पहुंचाया है वो कोई समाज सेवक है तो नीचे आप ब्रैकेट में उसका पद उल्लेख भी कर सकते हैं, समाज सेवक, और चाहे तो नहीं भी कर सकते। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने एक स्लोगन भी लिखा है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। ये भी आप बीच में रख सकते हैं, इसका भी बहुत प्रभाव रहेगा क्योंकि इससे अंक ज़्यादा मिलने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर भारत का झंडा लिए हुए कुछ बच्चों को दिखाया है, तो आप भी या तो झंडा बना सकते हैं 3 रंग का, या कुछ और चित्र बना सकते हैं जो यहाँ पर अच्छे अंक लाने में सहायक सिद्ध होगा।
संदेश लेखन का दूसरा उदाहरण है, कोरोना महामारी के प्रति सचेत करते हुए संदेश लिखिए। सबसे पहले विद्यार्थियों को पृष्ठ के चारों तरफ बाउंड्री अर्थात सीमा रेखा बनाइए। फिर संदेश शब्द को मध्य में रखिए। तत्पश्चात बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड में दिनांक, इसके नीचे समय और ठीक इसी के नीचे संबोधन यानी प्रिय भारतवासियों। इसके बाद आप कोई स्लोगन लिख सकते हो। जो मैंने लिखा है ज़रूरी नहीं है कि आप वही लिखें, आप अपनी तरफ से इससे भी बेहतर स्लोगन लिख सकते हो। अपनों से है प्यार तो घर में रहो ना यार, ये मैंने एक प्रथम पंक्ति जो है उस स्लोगन के रूप में दी है। और नीचे वाली पंक्ति लिखी है, घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मुख्य विषय वस्तु को इस प्रकार से लिखा है, कोरोना नामक वैश्विक महामारी की इस विकट परिस्थितियों में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार ने इस महामारी से बचने के लिए कुछ नियम बनाए हैं। उन नियमों का पालन करते हुए आप अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। आशा है इस संकट के समय में आप सभी मेरा साथ देंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नरेंद्र मोदी और नीचे ब्रैकेट में लिखा गया है प्रधानमंत्री। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं, यदि आपको पेपर में नाम लिखने के लिए दिया जाता है तो नाम लिखें, अन्यथा आप यहाँ क ख ग लिख कर ही छोड़ सकते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैंने कोरोना का यहाँ पर एक चित्र भी बनाया है। आप जैसा सरल बन सके, जितनी आसानी से बन सके और जितनी शीघ्रता से बन सके, ऐसा कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो विषय वस्तु मैंने यहाँ लिखी है, ज़रूरी नहीं है कि विद्यार्थी भी ठीक वैसी विषय वस्तु लिखें। आसान शब्दों में, सरल भाषा में आप जो भी विषय लिखें हैं वो संक्षिप्त में लिखें, सारगर्भित हो और प्रभावोत्पादक हो, ऐसा विषय लिखना चाहिए। तो संदेश जो है वो सरल भाषा में जाना चाहिए। आपका जो मंतव्य है वो दूसरे तक आसान शब्दों में पहुंचना चाहिए। तीसरा उदाहरण है, होली के त्योहार पर मित्रों को शुभकामना संदेश लिखिए। सबसे पहले पृष्ठ के मध्य में संदेश शब्द, उसके बाद दिनांक, समय और संबोधन प्रिय मित्र। इसके उपरांत आप कोई स्लोगन भी लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, मथुरा की खुशबू, गोकुल की बहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्यौहार। उसके बाद मुख्य विषय वस्तु के अंतर्गत, कल रंगों का त्यौहार होली है। प्रकृति के ये पावन रंग आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आएँ। आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को रंगों के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और नीचे क ख ग नाम दिया है तो नाम लिखें, अन्यथा यही क ख ग ही लिखा जाए। हाँ, इसके साथ साथ आप कोई चित्र भी बना दें, जैसे मैंने यहाँ पर हाथ का चित्र बनाया है, प्रत्येक उंगलियाँ रंग बिरंगी कर दी हैं। आप भी कोई इस तरह का चित्र बना सकते हो, लेकिन जो आसानी से बन जाए और जो विषय वस्तु से संबंधित हो वही चित्र बनाया जाए, कोई अन्य चित्र नहीं बनाया जाए, क्योंकि विषय वस्तु से संबंधित चित्र में ही आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। चौथा उदाहरण है, हिंदी दिवस पर मित्र को शुभकामना संदेश लिखिए। पृष्ठ के मध्य में सूचना, उसके बाद बाईं तरफ दिनांक, ठीक उसी के नीचे समय, उसके नीचे प्रिय मित्र। और आप स्लोगन लिख सकते हैं यहाँ पर, निज भाषा उन्नति, अहै शुभ उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। मुख्य विषय वस्तु में, प्रत्येक वर्ष की भांति आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें प्रतिज्ञा करनी होगी कि राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करते हुए इसके विकास के लिए कार्य करेंगे। अतः आपको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क ख ग। पांचवा उदाहरण शोक संदेश से संबंधित है। इसमें भी पहले की भांति पृष्ठ के मध्य में संदेश, फिर उसके बाद बाईं तरफ दिनांक, समय और उसके बाद मान्यवर जिसको आप लिख रहे हैं। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरे पूजनीय दादाजी चौधरी शिवाजी राव का स्वर्गवास मंगलवार दिनांक 1 सितंबर 2020 को हो गया है। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन
वीरवार दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को सुनिश्चित किया गया है। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। नीचे आप लिखेंगे शोक संतप्त क ख ग एवं समस्त परिवार, क्योंकि परिवार के व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यहाँ पर कोई स्लोगन देने की आवश्यकता नहीं है, किसी रंग की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के संदेश सीधे और सरल ही होते हैं। संदेश लेखन का छठा उदाहरण है, मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए संदेश लिखिए। पहले की तरह पृष्ठ के मध्य में सूचना, बाईं ओर दिनांक, ठीक उसके नीचे समय और उसके बाद संबोधन, प्रिय मित्र प्रांजल। यहाँ पर मैंने नाम लिखा है प्रांजल, वो इसलिए लिखा है यदि प्रश्न में आपके मित्र का नाम दिया जाता है तो यहाँ आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद कोई स्लोगन, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, देते हैं जन्मदिन पर दुआ ऐसी, ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। विषय वस्तु के अंतर्गत आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यह सुनकर मन और ज़्यादा प्रसन्न हो गया कि आज आप गरीबों को भोजन करवाने वाले हैं। ईश्वर करे आप दीर्घायु हों और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। नीचे क ख ग। एक बात अवश्य मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर जो विषय वस्तु मैंने लिखी है, आप इससे हटकर विषय वस्तु लिख सकते हो। हाँ, शब्द सीमा का अवश्य आपको ध्यान रखना है। शब्द सरल हो, भाषा सरल हो और अपने बात को बहुत अच्छे शब्दों में आप प्रस्तुत कर सकें, इस तरह की भाषा यहाँ पर आपको रखनी है। एक चित्र मैंने इसमें केक का बनाया है, आप भी कुछ इसी तरह के चित्र यहाँ पर बना सकते हो। इस वीडियो में संदेश लेखन के जिस प्रारूप की चर्चा की गई है, यदि आप इसी प्रारूप के अनुसार परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देकर आते हैं तो आपके पूरे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है।